नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी माउंटेन वाले सीन से शुरू होता है जहां जियाफन और जिया बात करने के लिए एक जगह पर जाकर बैठने ही वाले थे कि तभी जियाफन जिया को वहां पर बैठने से रोक देता है। जो सुनकर जिया पहले तो काफी जरा हैरान हो गई थी, लेकिन तभी वो देखती है कि जियाफन बड़ी तेजी के साथ अपनी स्लीव का इस्तेमाल करते हुए उस बाम्बू को साफ कर देता है। जिसके बाद वो जिया से कहता है कि अब तुम यहाँ पर बैठ सकती हो। ये बात जिया को काफी ज्यादा अच्छी लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जियाफन वहीं पर नीचे बैठ गया था। ये देखकर जिया जियाफन से कहती है कि तुम वहाँ पर नीचे क्यों बैठ गए, यहाँ पर मेरे साथ बैठो। जो सुनकर जियाफन उसके साथ तो बैठ गया था, लेकिन यहाँ ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा शर्मा रहे थे। इन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये दोनों एक दूसरे से बात ही क्या करें, इसलिए ये कुछ देर तक वहीं पर खामोश होकर बैठ जाते हैं। जिसके बाद जियाफन थोड़ी सी हिम्मत जमा करके जिया से सवाल करता है कि जिया तुम हमेशा मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों रहती हो। जिस पर जिया उसे बताती है कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो, तुम जानते हो कि मेरी माँ के साथ क्या हुआ और मेरे फादर के बारे में भी। मेरी माँ के मरने के बाद मेरी आंटी ने ही मेरा ख्याल रखा, जबकि फादर तो हमेशा साइड के मसलों में ही गुम रहते थे। मुझे इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं लगता था। अपने फादर को देखकर तो ऐसा यकीन ही नहीं आता था कि वो मेरे फादर है, लेकिन तुमसे मुलाकात करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो भी मेरी परवाह करते हैं। इन शॉर्ट के उस काली अंधेरी गुफा में तुमसे मुलाकात करने के बाद मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। अब अगर सारी दुनिया की ट्रेजर भी कोई मेरे कदमों में लाकर रख दे तब भी मैं तुम्हें चुनूंगी। मैं ये तुम्हारा अपनी स्लीव से मेरे लिए इस बाम्बू को साफ करना ये ज्यादा बेहतर समझती हूँ, बजाय इसके कि मेरे कदमों में सारा के सारा खजाना रख दिया जाए। और ये कहते हुए वो सीधा सीधा जियाफन की आंखों में देख रही थी, यानी कि उसने जियाफन से अपने प्यार का इजहार कर दिया था। दूसरी तरफ जियाफन भी लगातार उसे देखते देखते फौरन उसे हक कर लेता है, क्योंकि उसे भी दिल के किसी कोने में एहसास हो गया था कि वो भी जिया को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। ये लम्हा जियाफन के लिए उसकी जिंदगी का सबसे ज्यादा पीसफुल लम्हा था। उसको फाइनली एहसास हो गया था कि उसे इस दुनिया में क्या चाहिए। जियाफन अपनी सारी गलतियां मान चुका था, इसलिए वो जिया से कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं बहुत ही ज्यादा बेवकूफ था। मैं जानता था कि मिस जीनू मुझे अपना भाई समझती है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये गलती करता रहा। साथ ही साथ वो यहाँ पर बातों में कह देता है कि मुझे मालूम नहीं कि उस दिन मुझे क्या हो गया था। जैसे ही मैंने देखा कि वो सी ड्रैगन जीनू को मारने वाला है, इसलिए मैं बेकाबू हो गया था, और फिर मुझे मालूम भी नहीं कि आखिर वो सब मैंने कैसे कर दिया। जिस पर जिया कहती है कि तुम बताओ, क्या अगर मैं कभी इस तरह की डेंजर में फंस गई तो क्या तुम मेरे लिए भी वैसा सब करोगे। जिस पर जियाफन धीमी आवाज में जवाब देता है कि हाँ शायद। दूसरी तरफ जिया को इस बात में जरा सा भी शक नहीं था। वो कहती है कि अगर तुम कभी इस तरह के खतरे में फंस गए तो मैं तुम्हारी जान से बेहतर अपनी जान देना पसंद करूंगी। और ये सब कहते साथ ही अचानक वो जियाफन की तरफ देखकर कहती है कि जियाफन चलो भी, तुम मेरे साथ यहाँ से जा सकते हो। वैसे भी अगर तुम यहीं पर रुके रहे तो ये लोग तुम्हें जान से मार डालेंगे। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे होली सेट में जाना चाहते हो, बस तुम सिर्फ अपने टीचर्स के खिलाफ नहीं जाना चाहते। हम भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, हम बस सिर्फ यहाँ से बहुत जरा दूर चले जाएंगे, हम कभी भी किसी चीज में हिस्सा नहीं लेंगे। जिस पर जियाफन जिया से कहता है कि जिया तुम मेरी बात नहीं समझ रही, असल में ये जगह मेरा घर है, मैं अपना घर छोड़कर कभी नहीं जा सकता। मैंने बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया था, जिसके बाद मास्टर और उनकी वाइफ ने मुझे अपने बच्चों की तरह पाला, और अब मैं उन्हें यूं खतरे में छोड़कर नहीं जा सकता। ये सुनकर जिया कहती है लेकिन अगर तुम मेरे साथ नहीं गए तो ये लोग तुम्हें जान से मार डालेंगे, तुम जानते हो कि ये लोग कैसे हैं। जिस पर जियाफन कोई भी जवाब नहीं दे पाता। वो देखता है कि सूरज डूबने लगा था, काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, इसलिए वो जिया से कहता है कि अब मुझे वापस जाना चाहिए। अगर हमारी किस्मत में दोबारा एक दूसरे से मिलना लिखा हुआ तो हम जरूर मिलेंगे। और ये कहकर जियाफन अभी वहां से जाने ही वाला था कि तभी जिया उसे वहीं पर रोककर एक सवाल करती है, जिसे सुनकर जियाफन जवाब नहीं देता, बल्कि वो उससे कहता है कि अगर हमारी मुलाकात दोबारा कभी हुई तो मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम किन्यू सेट के लीडर डाउजुआन को देखते हैं, जो कि किसी टेंपल के प्रीस्ट से मिलने के लिए आया हुआ था। यहाँ वो प्रीस्ट डाउजुआन से कहता है कि तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा आते रहते हो, जबकि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो लोगों को शक हो जाएगा, जबकि ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं। ये दोनों ही आपस में एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा कोड वर्ड में बातें कर रहे थे, जिससे हम ज्यादा कुछ तो समझ नहीं पाते, सिवाय इसके कि ये लोग किसी हादसे के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें डाउजुआन ने अपने किन्यू सेट की इज्जत बचाने के लिए एक इनोसेंट वुमेन को सजा दे दी थी। और इसलिए वो प्रीस्ट उससे कहता है कि तुम कभी भी फैसला करने से पहले सही और गलत नहीं देखते, इसलिए तुम यहाँ मुझसे मदद करने के लिए आए हो, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मुझसे मदद लेना बिल्कुल भी आसान नहीं पड़ता। जो सुनने के बाद डाउजुआन गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ हम डीमन किंग को देखते हैं, जो कि किसी तरह की सेरेमनी परफॉर्म करने वाले थे। वहां पर बहुत सारे डीमन सोल्जर मौजूद थे, जबकि साथ ही साथ चारों साइड के डीमन लीडर्स भी यहाँ पर आ चुके थे। जिया यहाँ पर इन चारों साइड के डीमंस को एक साथ काम करता हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन साथ ही साथ उसे एक बात की खुशी थी, क्योंकि उसके फादर ने उसे बताया था कि हम ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग मिलकर किंग यू सेट पर हमला कर सके, जिसकी वजह से वो लोग कमजोर पड़ जाएंगे और हम लोग मौका पाकर जियाफन को वहां से निकाल लेंगे। यानी कि जिया को ये लग रहा था कि डीमन किंग इन सारी आर्मी को जमा करके किंग यू सेट पर इसलिए हमला कर रहे हैं ताकि वो जियाफन की जान बचा सके, जबकि यहाँ डीमन किंग का असली मकसद क्या है वो तो कोई भी नहीं जानता। अब यहाँ डीमन किंग को अपनी तरफ आता हुआ देखकर चेंग हाल का बंदा आगे आकर कहता है कि हम चारों सेट एक साथ आ चुके हैं, तो इसका मतलब क्या है कि तुम हम सबको कंट्रोल करोगे। जिस पर डीमन गोस्ट किंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो उससे कहता है कि तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे, लेकिन तभी वो पॉइजन सेट के एल्डर
बात को बदलने के लिए कहता है कि हम लोगों ने मदर ऑफ किंग मिंग के सामने शपथ लिया था कि हम लोग अपनी बेइज्जती के बदला जरूर लेंगे और अब वो वक्त आ चुका है, तो इसलिए हम लोगों को अपनी आपस की दुश्मनियों को बुला देना होगा क्योंकि हमारा दुश्मन एक ही है। अब ये सुनकर वो डीमन किंग कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जिसके बाद वो रिचुअल वाली जगह पर पहुंच गया था। वहां पर ऑलरेडी बहुत सारे सिपाही शर्टलेस बैठे हुए थे, जिस पर डीमन किंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके स्पेल उनकी पीठ पर कास्ट करना शुरू कर देता है और ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा पेनफुल था, जिसकी वजह से उन सिपाहियों को काफी ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। लेकिन वो लोग कुछ भी करके इस दर्द को बर्दाश्त करते हुए स्पेल को अपनी पीठ पर लिखवा ही लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि डीमन किंग यहाँ पर मौजूद सारी आर्मी से कह रहा था कि आज से 100 साल पहले किन्यू सेट के 5 लीडर्स ने हम पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से हमारे टेंपल को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। साथ ही इस हमले की वजह से हम लोगों की काफी ज्यादा बेइज्जती भी हो चुकी थी, लेकिन अब किस्मत ने हमें दोबारा से मौका दिया है कि हम लोग अपनी बेइज्जती का बदला ले सके। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग खुद को इतना ज्यादा इंस्पायर करो कि तुम लोग जब किन्यू सेट पर हमला करो तो तुम लोग अपनी पूरी जान लगा दो। यही हमारी डेस्टिनी है। ये सुनकर वहां पर मौजूद सारे के सारे सोल्जर एक साथ डीमन किंग का नाम चिल्लाना शुरू कर देते हैं। वो उसकी जय जय कर रहे थे, जो देखकर डीमन किंग काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था क्योंकि उसने ऑलरेडी अपनी आर्मी तैयार कर ली है, जबकि साथ ही साथ वो अपनी एक खतरनाक प्लान का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर किंग सेट पर हमला भी करने वाला है। दूसरी तरफ हमें किंग सेट का भी एक सीन दिखाया जाता है जहाँ मास्टर जूफान काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो देखकर जरा से भी खुशी हुई या मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।